सो है गाइस, माय नेम इज़ सचिन और आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि जो हमने पिछला वीडियो बनाया था रिकर्सिव बाइनरी सर्च, जिसमें हमने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो हमारा रिकर्सन पे होगा, जो कि रिकर्सन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अगर तुम प्रोग्रामिंग में बिगिनर हो तो तुमने रिकर्सन को फेस किया होगा, लेकिन तुमने आसानी से टैकल कर लिया होगा क्योंकि तुम्हारे पास लूप था, इटरेटिव मेथड था। क्योंकि जो प्रॉब्लम रिकर्सन से बनते हैं वो प्रॉब्लम लूप से भी बन जाते हैं, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक। लेकिन जैसे ही हमारी लाइफ में ट्री आता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग आती है, ग्राफ्स आते हैं और ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इस समय इस इन सारी चीज़ों के लिए रिकर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और बिना रिकर्सन के इन सारी चीज़ों को नहीं समझ सकते हम। ये फैक्ट है। तो अगर तुम्हें रिकर्सन नहीं आता है तो इसका मतलब तुम कंप्लीट प्रोग्रामर नहीं बन सकते हो, तुम्हें इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा जो टॉपिक है रिकर्सन। सो गाइज, मैं बता दूँ, रिकर्सन को अगर समझाने की अगर बात करें तो रिकर्सन का तुमने डेफिनेशन देखा होगा कि फंक्शन कॉलिंग सेल्फ अगेन एंड अगेन इज नोन एज रिकर्सन। बेसिक डेफिनेशन है, इससे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि एक एनालॉजी देने की कोशिश करता हूँ जिससे तुम समझो कि रिकर्सन एक्चुअल में होता क्या है। तो सपोज करो कि एक एटीएम है, एटीएम में कुछ लोग खड़े हैं। सपोज करो कि तुम भी उस एटीएम में हो एंड तुम्हारा पोजीशन केथ है, तुम केथ पोजीशन पे तुम हो, केथ पोजीशन पे तुम हो। एंड तुम्हें चेक करना है कि तुम्हारा पोजीशन क्या है, की क्या वैल्यू है। तो तुम्हारे पास दो मेथड होंगे। एक होगा कि तुम उस क्यू से बाहर निकलो एंड अपने आगे जितने लोग हैं उनको गिन के आओ, काउंट करके आओ और उसमें +1 ऐड कर दो। तो इस मेथड को बोलते हैं आइटरेटिव मेथड। एंड दूसरा मेथड है कि तुम अपने आगे वाले पर्सन से पूछो कि उसका पोजीशन क्या है। सपोज करो कि उसका पोजीशन 4th है, उसने बोला कि भैया मेरा पोजीशन 4th है, तो तुम क्या करोगे, 4 में +1 ऐड कर दोगे और वो तुम्हारा पोजीशन हो गया, 5th हो गया। अब एक और केस हो सकता है कि उसको अपना पोजीशन नहीं मालूम है, तो क्या करेगा, अपने से आगे वाले से पूछेगा, फिर वो अपने से आगे वाले से पूछेगा। ऐसे ही चीज़ें चलती जाएंगी और एक मोमेंट आएगा कि जब एटीएम के सामने जो पहला बंदा होगा उसको एक क्वेश्चन आएगा। वो क्या करेगा, वो अपने आगे दिखाएगा कि मेरे पास तो मेरे आगे तो कोई नहीं है, यानी मेरा फर्स्ट पोजीशन है। तो उससे जिसने क्वेश्चन पूछा होगा उसको वो ये आंसर रिटर्न कर देगा। और ऐसे ही चीज़ें बैकवर्ड आने लगेंगी चीज़ें। और उससे जिसने क्वेश्चन फिर बाद में तुमसे आगे वाले के पास आंसर आया होगा। सपोज करो कि उसके आगे वाले ने उसको थर्ड बताया, तो तुम्हारे आगे वाला का पोजीशन 4th हो गया, तो वो तुमको बोलेगा मेरा 4th पोजीशन, तुम उसमें +1 ऐड कर दोगे तो वो तुम्हारा 5th पोजीशन हो गया। तो रिकर्सन का एक सिंपल सा एनालॉजी था, एटीएम एनालॉजी जिसे बोलते हैं। अब हम बात करते हैं रिकर्सन। देखो, तो रिकर्सन क्या होता है कि 3 हिस्सों में बटा रहता है। रिकर्सन में 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है एक्सपेक्टेशन, दूसरा फेथ एंड तीसरा चीज़ होता है हमारा रिलेशन। तो हमें क्या करना रहता है कि कोई भी रिकर्सिव प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या करना रहता है कि एक्सपेक्टेशन एंड फेथ के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना रहता है। तो यही रिकर्सन है। और अगर हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिए तो रिकर्सन का हमारा आधा आधा से ज़्यादा काम हो चुका है। एक एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं। सपोज करो कि मुझे सम ऑफ फर्स्ट n नंबर चाहिए, n नेचुरल नंबर चाहिए मुझे। एंड सपोज लेट्स से कि n इक्वल टू मेरा 8 है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन यहाँ पे क्या है, एक्सपेक्टेशन मेरा यही है, मेरा फंक्शन कोई भी फंक्शन में बनाऊँ तो मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि मुझे सम ऑफ फर्स्ट 8 नंबर दे दे। एंड मेरा फेथ क्या है, तो मेरा फेथ ये रहेगा कि अगर कोई मुझे सम ऑफ फर्स्ट 7 नंबर ला कर दे दे तो उसमें मैं अगर 8 ऐड कर दूँ तो मेरा एक्सपेक्टेशन पूरा हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे चाहिए, यहाँ पे देखो f(8) चाहिए मुझे, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर कोई मुझे f(7) ला कर दे दे तो उसमें अगर मैं 8 ऐड कर दूँ तो मेरा काम हो गया। तो यही तो मेरा रिकर्सन है, मैंने रिकर्सिवली सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम को। एंड मैंने यहाँ पर रिलेशन एस्टेब्लिश किया फेथ एंड एक्सपेक्टेशन में 8 ऐड करके। अच्छा, इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, मैंने अभी जो कहा उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। एक फंक्शन में बनाता हूँ इंट ptr करके, प्रिंट करेगा सिंपली इंट n, एक इंटीजर ले रहा है एज ए आर्गुमेंट। एंड इसका काम क्या है, रिटर्न कर देगा मुझे n प्लस ptr ऑफ n-1। जो हमने बोला है उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सिंपली। ओके, यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ ptr8 को, सेव किया फाइल को एंड रन कर दिया। देखते हैं क्या होता है। इट्स टेकिंग टाइम गाइज। तो यहाँ पे हमारा रन कर रहा है, अभी कंपाइल हो चुका है और यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि हमने रिटर्न तो किया है। हमने यहाँ पे गलती की, यहाँ पे एक्चुअली मैंने गलती की, यहाँ पे सी आउट करना होगा। इस बार देखता हूँ क्या होता है।
तो इस बार भी कुछ प्रिंट नहीं हुआ, जबकि होना चाहिए इस बार, क्योंकि हमने यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट किया था, होना चाहिए, प्रिंट कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली में हुआ क्या है कि हमारा एक एरर आ चुका है प्रोग्राम में, हमारा कंपाइलर शो नहीं कर रहा उस एरर को, लेकिन एक एरर आ गया जिसका नाम है स्टैक ओवरफ्लो, जो कि एक फेमस वेबसाइट का नाम भी है स्टैक ओवरफ्लो, अगर तुम प्रोग्रामर हो तो जानते होगे। एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे, इस स्टेप को बहुत समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कभी भी हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम रहता है एक फिक्स अमाउंट ऑफ मेमोरी हमें देता है, एलोकेट करता है। वो मेमोरी कुछ सेक्शन में बटा रहता है। जो भी हम कोड लिख रहे हैं, यहाँ पे मैंने जो कोड लिखा है ये वाला, उसके लिए एक कोड सेक्शन है। उसके बाद जो भी मैं अगर ग्लोबल वेरिएबल बनाता हूँ, अगर कोई मैं ग्लोबल वेरिएबल बना दिया यहाँ पे, तो एक ग्लोबल वेरिएबल है, तो ये जो पार्ट होगा ना ग्लोबल या स्टैटिक वेरिएबल, इनके लिए भी एक सेक्शन रहता है मेमोरी में। तो यहाँ पे एक जो मैंने ग्लोबल वेरिएबल बनाया तो उसके लिए भी एक सेक्शन है मेरे मेमोरी में, ग्लोबल सेक्शन या स्टैटिक वेरिएबल बनाने के लिए एक सेक्शन है। उसके बाद जो भी मैं लोकल वेरिएबल या जो भी फंक्शंस कॉल लगाता हूँ तो क्या होता है, मेरा स्टैक सेक्शन ऑफ मेमोरी एक रहता है, उसमें जाके स्टोर होता है स्टैक सेक्शन ऑफ मेमोरी। एंड जब भी मैं कोई भी डायनेमिक मेमोरी बनाता हूँ, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करता हूँ, तो हीप सेक्शन ऑफ मेमोरी में जाता है। अब स्टैक एंड हीप को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे क्या होता है, देखो एक्चुअली में होता क्या है, स्टैक में फिक्स साइज रहता है। तो जब भी मैंने कोई फंक्शन बनाया, जैसे मेन फंक्शन ही बनाया, तो मेन फंक्शन क्या होगा कि जो मेरा स्टैक है, स्टैक में जाके स्टोर हो गया होगा। मेन फंक्शन यहाँ पे स्टैक में जाके स्टोर हो गया। मेन के अंदर मैंने पीटीआर को कॉल किया, तो पीटीआर जाके फिर स्टोर हो गया। स्टैक, आई होप कि तुम्हें स्टैक मालूम होगा कैसे स्टैक क्या होता है। स्टैक एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर मैं बता दूं जिनको नहीं मालूम है। सपोज करो कि एक जार है तुम्हारे पास, जार में चारों तरफ सब कवरिंग है एंड सिर्फ ऊपर से ही उसमें इनपुट डाल सकते हो। तो जार सपोज करो तुम्हारे पास 10 बुक्स हैं, 10 बुक्स हैं, सभी बुक्स पे नंबरिंग किया गया 1 2 3 4 5 2 ऐसे 10 तक नंबरिंग किया गया है। अब जो तुम पहला बुक डालो, फिर दूसरा बुक डालो नंबर से, पहला बुक पे 1 वाला डाला, फिर दूसरा बुक 2 वाला, फिर तीसरा बुक 3 वाला, ऐसे करके तुमने आखिरी बुक 10 वाला डाला। एंड जब उस जो जार था, जार से जो पहला बुक निकालोगे उस पर कौन सी नंबरिंग होगी, ऑब्वियसली उस पर नंबर 10 होगा, क्योंकि जो लास्ट बुक डाला है वही सबसे पहले आउट होगा। यानी जो स्टैक रहता है हमारा लिफो प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। कहीं बीच से हम चीज़ें नहीं निकाल सकते, हम टॉप से ही निकालेंगे और जो लास्ट में गया वही पहले निकलेगा। तो यही स्टैक फॉलो करता है। देखो, तो यहाँ पे स्टैक में मेन फंक्शन हुआ, फिर पीटीआर हुआ, पीटीआर के अंदर मैंने फिर पीटीआर को कॉल किया। तो ऐसे चीज़ें जाती जाएंगी जाती जाएंगी, पीटीआर के अंदर पीटीआर कॉल होते जा रहा है, होते जा रहा है। और एक समय ऐसा आएगा, अब स्टैक में क्या होता है ना इंपॉर्टेंट, कि जैसे ही फंक्शन अपना एग्जीक्यूशन खत्म करता है तो ऑटोमेटिकली उस जगह को खाली कर देता है। लेकिन हीप सेक्शन ऑफ मेमोरी में क्या होता है कि जब भी हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं, तो तुमने फ्री फंक्शन का नाम सुना होगा, तो फ्री फंक्शन का यूज करके मेमोरी को हटाते हैं, वहां से रिलीज करवाते हैं। लेकिन स्टैक सेक्शन में ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन कब होगा, जब फंक्शन अपना एग्जीक्यूशन खत्म करेगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है इस प्रोग्राम में कि पीटीआर के अंदर पीटीआर कॉल होते जा रहा है, कहीं एंडिंग है ही नहीं। तो एक समय आएगा कि मेरा स्टैक ओवरफ्लो कर जाएगा, यानी फुली फिल हो जाएगा, और उसके बाद मेरा एरर शो करेगा। तो यही यहाँ पे हो रहा है स्टैक में, स्टैक ओवरफ्लो एरर हो गया। तो इस चीज़ से बचने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक बेस कंडीशन लगाना होगा। बेस कंडीशन मैं क्या लगाता हूँ, देखो यहाँ पे बेस कंडीशन मैं लगा रहा हूँ कि मुझे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर चाहिए। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर n लेस देन इक्वल टू 1 है, तो उस केस में क्या कीजिए कि आप रिटर्न कर दीजिए n। अब ये प्रोग्राम काम करना चाहिए, हम रन करके देखते हैं। काम करना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे 36 प्रिंट हो चुका है, सम ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स। तुम चेक कर सकते हो n इंटू एन प्लस 1/2, यानी हाँ सही है। तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे बेसिक चीज हो गई हमारी। उसके बाद मैं थोड़ा सा और डीप डाइव करना चाहूँगा जहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम होती है। देखो, यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया था पीटीआर। पीटीआर में क्या हो सकता है, यहाँ पे सपोज करो कि स्टेटमेंट 1 है, कुछ स्टेटमेंट है, इसके बाद मैंने फंक्शन कॉल किया, यहाँ पे फंक्शन कॉल किया, एंड फिर मैंने कुछ स्टेटमेंट 2 लिखा। इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिकर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस बात को समझो। देखो, रिकर्सन में जब भी हम कोई भी फंक्शन कॉल करते हैं, तो कोई भी फंक्शन
दो पाथ को फॉलो करता है। इट्स ऑलवेज फॉलोज टू पाथ, दो पाथ को फॉलो करता है। और वो पाथ क्या है? देखो पाथ ये है कि तुम्हारा, कि सपोज करो एक जार को एज्यूम करो, जार के बॉटम में तुम्हारा बेस कंडीशन रहता है। यहाँ पे बेस कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे कुछ बेस कंडीशन है। बेस कंडीशन क्यों हम बनाते हैं, यहाँ तक तुम समझ गए होगे, क्योंकि मेरा स्टैक ओवरफ्लो ना करे, एक एग्जीक्यूशन खत्म हो जाए फंक्शन, उस चीज़ के लिए हम बनाते हैं बेस कंडीशन इस पॉइंट पे। अब देखो मैंने जार का एग्जाम्पल दे रहा था मैं, तो जार है मेरा, जार के बॉटम में तुम्हारा बेस कंडीशन है, जार के टॉप में फंक्शन है। फंक्शन के अंदर जब फंक्शन कॉल करोगे तो फंक्शन क्या होता है कि बेस कंडीशन की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करो, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे 8 n इक्वल टू 8 पास किया, तो यहाँ पे ptr 7 कॉल हुआ, फिर ptr 6 कॉल होगा, फिर 5 4 3 2 1 ऐसे ही कॉल होते जाएगा एंड बेस कंडीशन को टच करेगा। एंड बेस कंडीशन को टच करके फिर वापस आएगा ऊपर आएगा एंड टॉप में यहाँ पहुंचेगा। और जैसे ही टॉप पे पहुंचा उसके बाद एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता फंक्शन का। अब मैंने यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखे, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। क्यों लिखा, इसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? तो देखो जब भी हम फंक्शन में, जब भी फंक्शन अपना पहला रास्ता फॉलो करता है, यानी जब बेस कंडीशन की तरफ मूव करता है टॉप से, तो उस केस में जो स्टेटमेंट 1 है तब चलता है। यानी जब हम बेस कंडीशन की तरफ मूव कर रहे हैं तो उस केस में स्टेटमेंट 1 चलता है। एंड जब हम बेस कंडीशन को टच करके जब वापस आ रहे हैं टॉप पे, तो उस केस में स्टेटमेंट 2 चलता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लोगों को रिकर्सन इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड है कि कैसे कौन सा स्टेटमेंट कब चलेगा। इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए कि स्टेटमेंट 1 कब चलता है, स्टेटमेंट 2 कब चलता है। जब भी हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो कॉलिंग के अंदर कॉलिंग होती जा रही है, तो क्या हो रहा है कि आप बेस कंडीशन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में स्टेटमेंट 1 चलता है ऑलवेज। एंड जैसे ही आप बेस कंडीशन को टच करके वापस आएंगे तो उस केस में स्टेटमेंट 2 चलता है। अब इस चीज़ का मैं एक प्रूफ दिखाता हूँ तुम्हें। मुझे प्रिंट करना है फर्स्ट उल्टा, मतलब n to 1 तक नंबर प्रिंट करना है मुझे। तो देखो, तो स्टेटमेंट 1 में मैंने प्रिंट किया एंड स्टेटमेंट 2 में मैं फिर से वही चीज कॉपी करता हूं एंड अब देखो हो क्या रहा है। रन कर दें इस प्रोग्राम को एंड लेट्स सी क्या आ रहा है। ओके, शोइंग सम वार्निंग, रिटर्न टाइप हमने कुछ गलती किया। देखो यहाँ पे हमने बेस कंडीशन को, एक्चुअली में मैंने बेस कंडीशन यहाँ पे लगाना भूल गया है, तो यहाँ पे बेस कंडीशन लगा देते हैं। इफ़ देखो बेस कंडीशन नहीं लगाया था तो एक्चुअली में इनफाइनाइट नंबर प्रिंट हो रहा है, तो और एक कंडीशन आता है कि स्टैक ओवरफ्लो कर जाता है मेरा। तो मुझे अगर n लेस देन इक्वल टू 1 है तो मैं रिटर्न कर दूंगा, n कर दूंगा एंड मैं इसको वॉइड टाइप का बनाता हूँ, फंक्शन को वॉइड टाइप का बनाता हूँ। तो उस केस में मुझे n रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, बस रिटर्निंग स्टेटमेंट लगा देता हूँ। एंड यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया है, बस ptr को कॉल करता हूँ। तो मैं फंक्शन वॉइड टाइप का फंक्शन है, इसलिए मैंने रिटर्न 1 हटा दिया, क्योंकि वॉइड फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, सिंपली रिटर्न हो गए आप। सो इस ओके, नाउ हम रन करते हैं इस प्रोग्राम को। तो देखो मेरा क्या हुआ, 8765432 एंड 2 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, देखो हम फिर से समझ गए। यहाँ पे तुम आउटपुट देख सकते हो, उसके बाद अब देखो मैं समझाता हूँ इस चीज़ को। देखो यहाँ पे हमारा क्या, और मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि जब भी हम बेस कंडीशन की तरफ मूव कर दें तो उस केस में स्टेटमेंट 1 चलता है। तो बेस कंडीशन देखो मेरा यहाँ पे 8 आया, 8 यहाँ पे प्रिंट हुआ, फिर 7 कॉल हुआ, 7 फिर प्रिंट हुआ होगा, फिर 6 कॉल हुआ, 6 प्रिंट हुआ, 5 कॉल हुआ, फिर 5 प्रिंट हुआ, 4 कॉल हुआ, ऐसे ही कॉलिंग जाते जाएगी। और फिर n आया, n जब लेस देन इक्वल टू 1, यानी जब n इक्वल टू 1 है तो उसके इसमें सिंपली रिटर्न कर जाइए आप, आपको कुछ प्रिंट नहीं करना है, तो इसलिए 1 प्रिंट नहीं हुआ। एंड उसके बाद आप बेस कंडीशन को टच करके आए, बेस कंडीशन को टच करने के बाद ये वाली लाइन चलेगी, यानी बेस कंडीशन को टच करने के बाद हमारे पास क्या है, 1 पे तो कुछ करना नहीं है, रिटर्न कर देना। तो फिर मेरे पास 2 आया होगा, 2 यहाँ पे प्रिंट हुआ, फिर 3 आया होगा, 3 प्रिंट हुआ, 4 आया, 4 प्रिंट हुआ, 5 आया, 5 प्रिंट हुआ, 6 आया, 6 प्रिंट हुआ, 7 आया, 7 प्रिंट हुआ एंड 8 आया, 8 प्रिंट हुआ। तो ऐसे चीज़ें चल रही हैं फंक्शन में।
तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 कब चलती है, कैसे चलती है, तुम्हें इस बात का अंदाजा आ गया होगा। अगर मैं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 कर दूँ तो इस केस में 1 से भी प्रिंट हो जाएगा। देखते हैं। तो यहाँ पे 1 आ चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ चुका है। तो यहाँ पे तुम समझ गए होगे बेस कंडीशन से कैसे हम खेलते हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 कैसे काम करती है, इन बात को तुम समझ गए होगे। फंक्शन, हर फंक्शन दो पाथ को फॉलो करता है, कैसे पाथ एक बार बेस कंडीशन की तरफ मूव करता है, एक बार बेस कंडीशन को टच करके आता है। स्टेटमेंट 1 कब चलता है, स्टेटमेंट 2 कब चलता है। अब देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये तो मैंने एक ही फंक्शन कॉल किया यहाँ पे, लेकिन जब क्या होगा, जब मल्टीपल फंक्शन कॉल्स होंगे, तो मल्टीपल फंक्शन कॉल्स अगर बात करें तो उसमें हमारा जो रहता है ना, रिकर्सन होता है। ट्री में बेसिकली जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ तो ट्री में तुम्हें मिलेगा। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है कि 3 स्टेप्स में होते हैं। एक प्री ऑर्डर होता है ट्रेवर्सल, दूसरा होता है इन ऑर्डर एंड तीसरा होता है पोस्ट ऑर्डर। तो प्री ऑर्डर कब होता है, प्री ऑर्डर होता है कि पहले आप स्टेटमेंट लिख दिया, उसके बाद आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं प्री ऑर्डर। यानी आप स्टेटमेंट पहले लिख रहे हैं, उसके बाद फंक्शन कॉल कर रहे हैं। दूसरा आपको होता है इन ऑर्डर। इन ऑर्डर कब होता है कि जब दो फंक्शंस कॉल के बीच में जब आपको स्टेटमेंट लिखते हैं, दो फंक्शन कॉल हो गए हैं। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे देता हूँ एक और एग्जांपल तुम्हें। सी आउट मैं इन करता हूँ एंड फिर मैं पीटीआर को कॉल करता हूँ। तो जो मेरा यहाँ पे सी आउट है इन है ये वाला, तो ये क्या हो गया, इन ऑर्डर में आ गया। दो फंक्शंस कॉल के बीच में काम कर रहा है तो इसको कहते हैं इन ऑर्डर। एंड जो तीसरा हो गया, जब फंक्शन कॉल हो गया उसके बाद चल रहा है तो इसको कहते हैं पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ट्री में मिलेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारी चीज़ों को जानना। और मैं मल्टीपल फंक्शंस कॉल का एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें हम प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर तीनों को यहाँ पे करेंगे। देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ सी आउट टी उसके बाद मैं फंक्शन कॉल करता हूँ। प्री ऑर्डर में क्या होता है कि पहले स्टेटमेंट चलता है, उसके बाद फंक्शन कॉल होता है। फंक्शन कॉल किया, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि फिर से सी आउट करता हूँ। एक इस बार इन ऑर्डर होगा क्योंकि दो फंक्शन कॉल के बीच में आएगा ये वाला। फिर से मैं फंक्शन कॉल करता हूँ ptr n-1, मैंने कर दिया यहाँ पे। एंड अब पोस्ट ऑर्डर की बारी है, तो मैं सिंपली सी आउट करूँगा पोस्ट n यहाँ पे स्पेस हो चुका है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा डाटा पास करता हूँ, यहाँ पे इट ना पास करके मैं थ्री पास करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है रिकर्सन को समझने के लिए। हमारा सब कुछ सही है, बेस कंडीशन कि जैसे ही इन अगर लेस देन इक्वल टू 0 आए तो रिटर्न कर जाइए, यानी 0 पे अभी कुछ नहीं करना है। तो हो चुका है मेरा, मैं यहाँ पे रन करता हूँ, देखते हैं क्या आ रहा है। देखो मेरा यहाँ पे हुआ प्री 3, प्री 2, प्री 1। प्री ऑर्डर वाला पहले चला, उसके बाद इन ऑर्डर वाला आया। एक्चुअली में बहुत लार्ज डाटा आ रहा है मेरे पास। मैं क्या करता हूँ ना कि यहाँ पे एक छोटा सा पास करता हूँ ताकि समझाने में ईजी हो। मैं 2 पास करके देखता हूँ। अब देखो यहाँ पे देखो प्री 2, प्री 1 मेरा यहाँ पे प्रिंट हुआ, उसके बाद इन 1 प्रिंट हुआ है, पोस्ट 1 प्रिंट हुआ है, फिर इन 2, प्री 1, इन 1, पोस्ट 1, पोस्ट 2। अब देखो कैसे हुआ होगा।
हम आउटपुट देखते हैं, यहाँ पे आउटपुट शो करने की कोशिश करते हैं कैसे काम कर रहा है। मैंने जो बताया था स्टेटमेंट 1 कब चलता है, स्टेटमेंट 2 कब चलता है, तो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैंने तीनों ले लिया केस, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर का। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं तो उस केस में पहले स्टेटमेंट 1 चलता है, तो स्टेटमेंट 1 चलेगा एंड उसके बाद फंक्शन कॉल करेगा, तो प्री 2 मेरा प्रिंट हुआ, उसके बाद मेरा प्री 1 प्रिंट हुआ एंड उसके बाद फिर यहाँ पे n=1 आया, तो n-1 0 हो गया, 0 यहाँ पे कंडीशन मैच कर गया, बेस कंडीशन मैच कर गया, तो फंक्शन यहाँ पे खत्म हो गया, एग्जीक्यूशन इसका बेस कंडीशन को टच कर गया, वापस आ रहा है। तो n=1 है, तो मेरा यहाँ पे सेकंड लाइन चलेगा। स्टेटमेंट 2 कब चलता है, इस फंक्शन के लिए जो ptr n-1 जो पहला हमने किया उसके लिए पूरा का पूरा है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट 2 है एंड ऊपर वाला स्टेटमेंट 1 था। तो n=1 था, तो मेरा in1 प्रिंट हो गया, in1 प्रिंट हो गया, n=1 था। फिर यहाँ पे ये वाला फंक्शन कॉल हो गया, n=1 पे कॉल हुआ, तो n=1 पे कॉल हुआ, तो ptr 0 कॉल हो, ptr 0 बेस कंडीशन को मैच कर गया तो वापस आ जाएगा। फिर इसके नीचे वाला लाइन चलेगा, क्योंकि इसके ऊपर वाला लाइन के लिए कंडीशन मैच कर चुका है। तो फंक्शन मैंने क्या बोला था कि बेस कंडीशन को टच कर दिया तो उसके बाद स्टेटमेंट 2 चलता है, बेस कंडीशन की तरफ मूव कर रहा है तो उसके इसमें स्टेटमेंट 1 चलता है, तो पोस्ट 1 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अब देखो n=1 के लिए काम हो गया इस फंक्शन के लिए, अभी यही फंक्शन चल रहा है। फिर n=2 आया, n=2 आया तो मेरा in2 प्रिंट होगा, in2 प्रिंट हुआ। उसके बाद यहाँ पे ptr, यहाँ पे n=2 है तो ptr1 कॉल हुआ, ptr1 कॉल होगा, तो ptr1 तो बेस कंडीशन को मैच नहीं कर रहा है, तो मेरा pre1 ये वाला इसके ऊपर वाला स्टेटमेंट चलेगा, pre1 प्रिंट हुआ एंड उसके बाद ये वाला लाइन चलेगा n=1 था मेरा, तो बेस कंडीशन को मैच कर गया, खत्म हो गया इसका कहानी। फिर वापस में स्टेटमेंट 2 चलेगा, इसके लिए in1 प्रिंट हो, क्योंकि n=1 है मेरे पास एंड फिर ये वाला कॉल होगा स्टेटमेंट 2, फिर 0 हो गया, इसके लिए तो 0 हो गया, n=1 पे इसका कहानी खत्म, 0 हो गया एंड फिर इसके नीचे वाला जो स्टेटमेंट 2 है, क्योंकि बेस कंडीशन को टच कर चुका है तो इसके बाद स्टेटमेंट 2 चलता है, तो मेरा पोस्ट 1 प्रिंट होगा। अब देखो पोस्ट 1 मेरा प्रिंट हो चुका है। अब जो मेरा है लास्ट में क्या बचा, मेरा लास्ट में बचा अब n=2 बचा, पोस्ट 1 प्रिंट हो गया एंड n=2 बचा इस फंक्शन के लिए, मैं इस फंक्शन के लिए बात कर रहा हूँ। तो इस फंक्शन के लिए n=2 बचा, तो n=2 पे हमने ऊपर वाला कंडीशन तो सारा चेक कर दिया है। अब नीचे वाला जो स्टेटमेंट 2 बचा, स्टेटमेंट 2 मेरा क्या था, पोस्ट 2 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे नहीं सॉरी, यहाँ पे प्रिंट होगा मेरा पोस्ट 2 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो देखो अब इस चीज़ को समझने के लिए, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग को ऐसा समझ में नहीं आएगा, तो इसको कॉपी पे लिख के हमें बना के चीज़ों को कब कौन सा फंक्शन कॉल होगा, कब कौन सी स्टेटमेंट चलेगी, कैसे फंक्शन 2 वेज को फॉलो करते हैं, इन सारी चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कब आउट pre2 pre1 प्रिंट हुआ, उसके बाद बेस कंडीशन को टच करने के बाद कौन सी लाइन चल रही है। यहाँ पे हमारा n=2 था, तो n=2 पे यहाँ पे कॉल हुआ होगा, तो ptr1 कॉल हुआ, यहाँ पे उस ऊपर वाली लाइन चली एंड फिर उसके बाद नीचे वाला लाइन चला, तो ऐसे चीज़ें चल रही हैं। तो समझ गए यहाँ तक कैसे प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर काम कर रहा है। तो रिकर्सन में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये वाला। अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं रिकर्सन का, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमें चीज़ें समझ में नहीं आने वाली है। कुछ बेसिक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, लाइक फैक्टोरियल वाला जो हमारा है, तो गाइज अभी तक मैंने जितना भी बताया था तुम्हें कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था तुम्हारा कि एक्सपेक्टेशन एंड फेथ के बीच में रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद फंक्शन 2 पाथ कैसे फॉलो करता है, कब स्टेटमेंट 1 चलता है, कब स्टेटमेंट 2 चलता है।
उसके बाद प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर जो था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्किंग ऑफ रिकर्सन इसे समझ में आएगा, कैसे कौन सा लाइन कब चलेगा, इसको प्रैक्टिस करना होगा तुम्हें, क्योंकि रिकर्सन अपने आप में बहुत टफ कॉन्सेप्ट है और इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा बिना प्रैक्टिस के। तो हमने बता दिया था कि कैसे चीज़ें चल रही। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। लाइक सबसे बेसिक जो था हमारा फैक्टोरियल वाला, इन फैक्टोरियल। तो मैं यहाँ पे करता हूँ n इक्वल टू 0, तो रिटर्न कर दीजिए 1 एंड एल्स, बेस कंडीशन हमारा हो गया एल्स, आप रिटर्न करिए। वही मेरा, अगर मुझे n फैक्टोरियल चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मुझे फेथ है, एक्सपेक्टेशन मेरा n फैक्टोरियल है, तो मेरा फेथ रखना होगा कि ptr जो फंक्शन है मुझे n-1 का फैक्टोरियल ला कर देगा। अगर कोई मुझे n-1 फैक्टोरियल ला कर दे देगा तो मैं उसमें अगर n मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऑब्वियसली n फैक्टोरियल हो गया ना। अगर कोई मुझे 7 का फैक्टोरियल ला कर दे दूँ, उसमें मैं 8 मल्टीप्लाई कर दूँ तो 8 फैक्टोरियल नहीं हो गया। तो यही चीज़, यही बात मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे सी आउट पीटीआर 5 का फैक्टोरियल हम निकालते हैं। यहाँ पे कितना आ रहा है, बहुत ईजिली होगा। इस चीज़ को समझने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, रिकर्सन लीप ऑफ फेथ है कि बस आप समझिए कि इंटरनल वर्किंग में मत जाइए, बस अपने रिजल्ट से मैटर रखिए, एक्सपेक्टेशन एंड फेथ पे भरोसा कीजिए एंड उसको रिलेशन, उनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कीजिए और चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन सिंस हम बिगिनर हैं, हम सीख रहे हैं चीज़ों को, तो हमारे लिए उसकी इंटरनल वर्किंग जानना भी इम्पोर्टेंट था, जो कि बताया हमने। तो पीटीआर 5 क्या देगा मेरा, 120 होता है ना 5 फैक्टोरियल, मे बी आई एम रॉन्ग, देख लेते हैं। तो 120 आ चुका है मेरा। तो ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे। अगर मुझे निकालना है, पावर भी निकालना है, जैसे x के पावर n निकालना है, x टू द पावर n निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इंट x ले लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे 2 टू द पावर 5 मुझे पास करना है, यहाँ पे 2 5 मैं पास कर रहा हूँ। एंड उसके बाद मेरा बेस कंडीशन क्या होगा, अगर मेरा n इक्वल टू 0 हो गया तो रिटर्न 1, सही है, 2 के पावर 0 1 होता है, 1 कर दीजिए। एल्स आप क्या कीजिए की अगर मुझे यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेशन क्या है मेरा, मुझे चाहिए कि मुझे चाहिए कि x टू द पावर n चाहिए। तो अगर कोई मुझे x का पावर n-1 ला कर दे दे, एग्जाम्पल के लिए मुझे 2 का पावर 5 चाहिए, तो अगर मुझे 2 टू द पावर 4 ला कर दे दे, तो मैं अगर उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं वही करूँगा, मैं पीटीआर जो फंक्शन है उस पर मेरा फेथ है कि वो मुझे x टू द पावर n-1 का आंसर ला कर देगा, एंड मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, x मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो मेरा आ जाएगा आंसर। मैंने सेव किया एंड रन किया, 32 प्रिंट हो चुका है। तो यही बहुत इजी क्वेश्चन था। इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जो फैक्टोरियल वाला मैंने बनाया है इसको थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लाइक कि क्योंकि अगर मान लो कि n बहुत बड़ा है तो उसके इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ओवरफ्लो, इंटीजर ओवरफ्लो कर सकता है। तो उसके इसमें हम एक कर सकते हैं कि यहाँ पे इफ़ अगर n एंड 1, मतलब n ऑड है, देखो किसी भी नंबर को 1 के साथ ऐड करने पर अगर 1 आ गया, ऑड नंबर में क्या होता है कि उसका लास्ट बिट 1 रहता है, तो n के साथ 1 करेंगे, 1 के साथ एंड 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो अगर n ऑड है तो उस केस में मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दीजिए आप x इंटू, देखना मैं क्या कर रहा हूँ, पीटीआर ऑफ x कोमा n/2 इंटू पीटीआर ऑफ x कोमा n/2। सपोज करो मुझे 2 का पावर 5 चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 को बाहर निकाल दे रहा हूँ एंड 2 कोमा 2 का पावर 2 निकाल रहा हूँ एंड 2 का पावर 2 निकाल रहा हूँ। अगर कोई मैं एक्चुअली में क्या कर रहा हूँ, 2 का पावर 5 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 2, तो मैं वही काम कर रहा हूँ यहाँ पे। एल्स मैं क्या करूँगा कि रिटर्न कर दूंगा x कोमा n/2। अगर n इवन है तो उस केस में मैं क्या करूँगा, x कोमा n/, ओके n/2। इस चीज़ को तुम समझ गए होगे मैंने क्या किया यहाँ पे,
यहाँ पे सपोज करो कि n इवन है तो उसके में 2 टू द पावर 4 को लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 2। तो मैंने आसान कर दिया है। बेस कंडीशन मेरा वही होगा कि अगर m नहीं n है यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 है तो रिटर्न कर दीजिए 1। हो चुका है मेरा। आई थिंक इट शुड वर्क। तो सेव किया, रन करते हैं। वही मेरा है 2 5 है, पास किया मैंने इनपुट में। एट प्रिंट हो रहा है। हमने कोई गलती किया क्या? तो यहाँ पे हमने यहाँ पे मिस्टेक किया था। यहाँ पे पीटीआर हमें कॉल करना था, मैंने डायरेक्ट कॉल कर दिया था। यहाँ पे हमने गलती किया था। अब काम करना चाहिए, 32 प्रिंट होना चाहिए मेरा। तो 32 आ चुका है, काम कर रहा है। तो ये मेरा हो गया तुम्हारा पावर निकालने के लिए। कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम, जिसे फील आए तुम्हें इजी इजी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बाद में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। टावर ऑफ फनोई हो गया हमारा, एन प्रॉब्लम हो गया, सीक्वेंस वाला प्रॉब्लम हो गया, कीपैड कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन हो गया। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब एरे, अच्छा एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ कि डिस्प्ले अरे यूजिंग रिकर्सन। एरे को मुझे डिस्प्ले करना है, तो मैं यहाँ पे पास करूँगा एक एरे कोमा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट। दो चीज़ें मैंने पास किया। यहाँ पे मैं एक एरे बना लेता हूँ, इंट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी इतना ही रहने देते हैं। एंड इंट n इक्वल टू 6 करना है। ओके, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को हटाता हूँ कि अब नहीं चाहिए मुझे। एक और मैं कर लेता हूँ यहाँ पे इंट इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड यहाँ पे मैं पास करता हूँ id x। सही है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन सारी चीज़ों को ले लेता हूँ, इंट id x ले लिया। उसके बाद अब देखो मुझे क्या करना, एरे के एलिमेंट को प्रिंट करना है। तो मुझे पहले किस ऑर्डर में काम करना होगा, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर। मुझे क्या करना है कि एरे को एलिमेंट को प्रिंट करना है, उसके बाद फंक्शन कॉल करना है। यानी मुझे पहले 1 प्रिंट करना होगा, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, ऐसे मुझे चलना है। तो इस चीज़ को मैं कर सकता हूँ, प्री से भी कर सकता हूँ, पोस्ट से भी कर सकता हूँ। दोनों चीज़ों को करके दिखाते हैं। प्री से करते हैं तो सी आउट मैं क्या करूँगा, अरे मेरा क्या है, ए है ना, यहाँ पे एक्चुअली में अब काम करना चाहिए x कोमा id x एंड उसके बाद मैं ptr को कॉल करूँगा। ptr में मेरा x वैसा ही रहेगा, n वैसा ही रहेगा, एंड मैं idx प्लस 1 कर दूंगा, क्योंकि इंडेक्स मेरा बढ़ना चाहिए। अब बेस कंडीशन क्या होना चाहिए, सोचो। बेस कंडीशन वही होगा ना, जब मेरा जो idx है कि इफ जो idx है मेरा अगर ग्रेटर देन n हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू n हो गया, तो उस केस में आप सिंपली रिटर्न कर जाइए। बेस्ट कंडीशन मेरा। फंक्शन को मैं वॉइड टाइप का बनाता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं करना चाहता। एंड यहाँ पे सिंपली सी आउट को हटाते हैं। एरर क्या आ रहा है, ओके ओके ओके, सही है। तो हम प्री ऑर्डर में काम कर रहे हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मेरा प्रिंट हो चुका है। यहाँ पे मैंने मुझे स्पेस देना चाहिए था, स्पेस नहीं दिया मैंने। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 प्रिंट हो चुका है। मैंने प्री में काम किया। अब मुझे उल्टा अगर इसी चीज़ को रिवर्स करना है तो मैं क्या करूँगा, सोचो सोचो क्या करूँगा। ऑब्वियसली पोस्ट ऑर्डर में जाऊँगा। इस चीज़ को मैं कंट्रोल X करके यहाँ पे अगर प्रिंट कर दूँ
तो तुम्हें क्या लगता है क्या प्रिंट होना चाहिए? काम करना चाहिए? प्रोग्राम रन करके देखते हैं। रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है चीज़ें, देखते हैं। ऑब्वियसली हो रहा है 654 3 2 1। क्यों? पोस्ट ऑर्डर का मतलब ही क्या था कि जब फंक्शन मेरा फंक्शन बेस कंडीशन को टच करके आ रहा है, जैसे बेस कंडीशन को टच किया होगा उसने, तो आईडीएक्स में मेरा कितना होगा? आईडीएक्स में मेरा हुआ होगा एन के बराबर। तो एन के बराबर होगा तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं, रिटर्न कर जाइए। उसके बाद मेरा आईडीएक्स के में n-1 हुआ होगा, तो यहाँ पे n-1 प्रिंट किया, एक्स ऑफ n-1 प्रिंट किया, फिर n-2 प्रिंट किया। ऐसे ही चीज़ें चल रही हैं। स्टेटमेंट 2 कब चलती है? बेस कंडीशन को टच करने के बाद। तो सिंपल सा है। अब इस चीज़ को समझ में कैसे आएगा? तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हारा टास्क क्या है, एक स्टैक बनाओ, स्टैक में फंक्शन लिखते जाओ कि कब कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, उसके बाद स्टेटमेंट देखो कब कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है। इन सारी चीज़ों को जब तक मैनुअली नहीं करोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा चीज़ें। तो एरे हो गया, एरे का सम निकालना है तो प्री पोस्ट दोनों में कर सकते हो तुम। सम निकालना है अगर मुझे, तो मैं क्या करूँगा, एस इक्वल टू एस प्लस, एरे का नाम क्या है मेरा, एक्स ऑफ आई डी एक्स कर दूंगा। एंड यहाँ पे इस चीज़ को हटाता हूँ, रिटर्न एस इक्वल टू एस प्लस आई डी एक्स, एक्स ऑफ आई डी एक्स कर दूंगा। एंड मैं यहाँ पे इसको भी मुझे पास करना होगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इंट एस इक्वल टू 0, यहाँ पे मैं एस को पास कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं सी आउट एस कर दूंगा। बाय रेफरेंस लूंगा मैं एस को, और यहाँ पे एस, तो सही है। कोई गड़बड़? क्या एरर शो कर रहा है? अच्छा, यहाँ पे मैंने नहीं दिया, अब सही है। रन किया, क्या आना चाहिए आंसर, देखते हैं। ट्वेंटी वन, सम ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, क्योंकि मैंने 1 2 3 4 5 6 लिया था ना, तो सही है। n×n+1/2 करके देख सकते हो, सही है, काम कर रहा है प्रोग्राम। इसी चीज़ को तुम पोस्ट ऑर्डर में करो, तुम्हारी मर्जी जैसे करना है। तो रिकर्सन की बहुत ही क्लासिक क्वेश्चंस हो गए और बहुत समझ में आएगा इन सारी इन प्रॉब्लम को जब तुम खुद से सॉल्व करोगे, खुद से एक्सपेक्टेशन क्या है, फेथ क्या है, इन सारी चीज़ों को समझोगे तब चीज़ें समझ में आएगी। मैंने दोनों एग्जाम्पल, मैंने एक्सपेक्टेशन फेथ वाला पर भी क्वेश्चन कराया, उसके बाद जो प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर वाला जो मैंने बताया था कि फंक्शन 2 पाथ को फॉलो करता है, उस पर भी मैंने क्वेश्चन कराया कि कब कौन सा स्टेटमेंट चलेगा। जब आप फंक्शन में बेस कंडीशन की तरफ मूव कर रहे हैं तो उस केस में स्टेटमेंट 1 चलता है, जब टच करके आते हैं तो स्टेटमेंट 2 चलता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अच्छा, एक बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बनाते हैं क्योंकि तुम्हें लगा कि सिर्फ इजी प्रॉब्लम बना रहा है, तो सब स्ट्रिंग वाला प्रॉब्लम बनाते हैं। टोटल सब स्ट्रिंग कितना होगा, प्रिंट ऑल द सब सीक्वेंस, नॉट सब स्ट्रिंग। अच्छा, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है सब स्ट्रिंग सब सीक्वेंस क्या होता है, तो मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो, सब सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, सब सीक्वेंस का मतलब हो गया कि अगर तुम्हारे पास कोई स्ट्रिंग है ए बी सी का, तो उस केस में सब सीक्वेंस क्या होगा कि ए बी सी भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, मतलब अलग अलग चीज़ें भी हो सकती है। लाइन से होना जरूरी नहीं है, लेकिन सब स्ट्रिंग में क्या होता है कि लाइन से ही होना जरूरी है। जैसे ए के बाद जैसे ए बी सी हो सकता है, लेकिन ए एंड सी नहीं हो सकता है। ए एंड सी क्योंकि उनके बीच में गैप आ जा रहा है ना, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, चीज़ें कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो यही डिफरेंस, ए एंड बी चलेगा, बी एंड सी चलेगा, लेकिन ए एंड सी नहीं चलेगा। तो यही डिफरेंस है सब स्ट्रिंग में। तो हम देखते हैं सब सीक्वेंस। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा सब सीक्वेंस में। देखो, सपोज करो कि ए बी सी है, तुम्हारे पास ए बी सी है और इसका अगर सब सीक्वेंस जनरेट करना है। देखो, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि सब सीक्वेंस में हर एलिमेंट के पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो खुद को इंक्लूड करेगा या खुद को इंक्लूड नहीं करेगा। तो यहाँ पे 3 लेटर है, तीनों के पास 2 ऑप्शन है। तो
ए के पास भी दो ऑप्शन है, ए अपने आप को लेगा या खुद को नहीं लेगा। फिर बी के पास भी दो ऑप्शन है, ये खुद को लेगा या नहीं लेगा। फिर सी के पास भी दो ऑप्शन है, खुद को लेगा या खुद को इंक्लूड नहीं करेगा। तो टोटल 8 सबसीक्वेंस बने, यानी सबसीक्वेंस 2n के बराबर होता है। अगर n एलिमेंट्स हैं तो 2n आपको सबसीक्वेंस बनने वाले हैं, इस बात को ध्यान में रखना। तो हम जनरेट करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि हाउ मेनी सबसीक्वेंस होगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन सारी चीज़ों को हटा देता हूँ, एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, ABC का ही बनाते हैं, स्ट्रिंग S इक्वल टू व्हाट हैपेंड। ओके, हियर वी गो, ABC बनाया हमने। उसके बाद PTR में मैं पास करता हूँ, जो PTR फंक्शन है उसमें मैं स्ट्रिंग को पास कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मेरा आया, इस स्ट्रिंग को ले लेते हैं हम, एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, स्ट्रिंग S। मुझे यहाँ पे पास करना होगा एक वेक्टर अब देखो मुझे क्या चाहिए ना कि मुझे इन सारी चीज़ों को हटा दूंगा। मुझे मतलब एक स्ट्रिंग दिया गया, उसके सारे एलिमेंट्स के टोटल सबसीक्वेंस कितने जनरेट होंगे, टोटल सबसीक्वेंस को एक वेक्टर में स्टोर करके मुझे रिटर्न करना है, यही चीज़ें करनी है मुझे। तो मेरे पास क्या है, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ABC का सारा सबसीक्वेंस बना के मुझे चाहिए। लेकिन 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 अगर कोई मुझे देखो, इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ। अगर कोई मुझे B एंड C का अगर सबसीक्वेंस मुझे दे दे, अगर कोई मुझे बोले कि लो भैया मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें B एंड C का सबसीक्वेंस दे रहा हूँ, तो तुम ABC का सबसीक्वेंस कैसे जनरेट करोगे? ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि हर लेटर के पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो खुद को इंक्लूड करेगा या खुद को नहीं इंक्लूड करेगा। तो क्या करेगा, मेरे पास ABC था, ABC में से मुझे किसी ने क्या किया कि B एंड C का सबसीक्वेंस मुझे दे दिया, तो मैं क्या करूँगा, उसमें A ऐड कर दूंगा, एक बार A को इंक्लूड करूँगा, एंड नेक्स्ट केस में मैं क्या करूँगा कि A को इंक्लूड नहीं करूँगा, खाली। समझ गए ना बात को? एक बार मैंने A को इंक्लूड किया उसमें एंड एक बार A को इंक्लूड नहीं किया, तो मेरा सबसीक्वेंस जनरेट होगा। मैं इसी कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा, यही मेरा फेथ था। एक्सपेक्टेशन मेरा क्या था, ABC का सबसीक्वेंस। फेथ मेरा ये था कि अगर कोई मुझे B एंड C का सबसीक्वेंस ला कर दे दे तो मैं उसमें A एक बार ऐड करूंगा, एक बार A ऐड नहीं करूंगा, मेरा सबसीक्वेंस जनरेट हो जाएगा। तो देखते हैं, बेस कंडीशन मेरा यही रहेगा, S डॉट साइज इक्वल टू 0। तो हम कुछ करेंगे, बाद में लिखते हैं क्या करते हैं। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक कैरेक्टर बनाता हूँ, कैर CH, जो मैं क्या करेगा, जो पहला लेटर है उसको ले लिया, उसने स्टोर कर दिया, एंड उसके बाद मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, स्ट्रिंग जो कि रेस्ट ऑफ लेटर को इंक्लूड करेगा। तो C++ लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें हमारा फंक्शन आता है S डॉट सब str। इसमें तो यहाँ पे जो मेरा S डॉट सब str फंक्शन है, क्या करता है कि जो पहला पोजीशन लेता है, उसके बाद साइज लेता है कि कितना साइज तक आपको चाहिए। तो S डॉट साइज मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पे, S डॉट साइज जो कि मुझे स्ट्रिंग का साइज ला कर दे देगा। तो बेसिकली यहाँ पे स्ट्रिंग जो RES था उसमें रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग स्टोर हो चुका है, यानी मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो पहला लेटर था उसको अपने CH में ले लिया, एंड उसके बाद बाकी का जो था उसको यहाँ पे ले लिया। स्ट्रिंग डॉट S डॉट सब str फंक्शन रहता है, जो पहला आर्गुमेंट लेता है वो इंडेक्स लेता है, किस इंडेक्स से एंड कितना साइज तक आपको चाहिए। तो S डॉट साइज तक, यानी मतलब मुझे पहले से पूरा चाहिए, तो मैंने S डॉट साइज यहाँ पे पास कर दिया। उसके बाद मैं एक और बनाता हूँ, वेक्टर स्ट्रिंग Q। इसमें मैं क्या करता हूँ कि मेरा जो PTR फंक्शन है, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक्चुअली में क्या किया है कि रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग को PTR फंक्शन में पास कर दिया है,
और मैं यहाँ पे फेथ रख रहा हूँ कि जो रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग है ना, पीटीआर फंक्शन क्या करेगा कि रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग है उसका जितना भी सब सीक्वेंस होगा वो जनरेट करेगा एंड यहाँ पे जो क्यू है, क्यू जो वेक्टर लिया है उसमें पास कर देगा, उसमें लाकर डाल देगा। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेक्टर बना रहा हूँ स्ट्रिंग आंसर करके, उसके बाद मैं यहाँ पे आइट्रेट करूंगा क्यू को फॉर ऑटो, ऑटो कीवर्ड यूज कर रहा है, ऑटो आई क्यू। मैं क्या करूंगा कि एक बार आंसर डॉट पुश बैक, आंसर डॉट पुश बैक सी एच प्लस आई करूंगा एंड आंसर डॉट पुश बैक। अभी तक तुम्हें क्लियर आइडिया हो गया कि हम कर क्या रहे हैं। आई करूंगा, जो मैंने बताया तो वही हम कर रहे हैं। मैंने क्या मेरा फेथ था कि अगर कोई मुझे रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग का सबसीक्वेंस जनरेट करके ला देगा तो मैं क्या करूंगा, उसमें एक बार जो पहला लेटर था जिसको हमने स्टोर किया था उसको एक बार उसमें ऐड करूंगा। यहाँ पे मैंने एक बार ऐड किया, एक बार ऐड नहीं किया, तो मेरा सबसीक्वेंस जनरेट हो जाएगा। और एक्चुअली में हो भी गया है। अब कैसे हो रहा है इस पर आप ध्यान मत दीजिए, इसी को तो रिकर्सन लीप ऑफ फेथ बोलते हैं। अब बस आप रिटर्न कर दीजिए, आंसर को रिटर्न कर दीजिए एंड उसके बाद यहाँ पे बेस कंडीशन हमने नहीं लिखा। तो बेस कंडीशन क्या होगा, अगर एस डॉट साइज अगर 0 हो गया तो उस केस में अगर कुछ नहीं है तो खाली स्ट्रिंग हम पास करेंगे। खाली स्ट्रिंग भी अपने आप में एक सबसीक्वेंस जनरेट करता है। अगर मान लो कि जैसे एबीसी था, एबीसी के पास हर लेटर के पास मैंने क्या बोला था कि दो ऑप्शन, एक को खुद को लेगा एक खुद को नहीं लेगा। अगर तीनों क्या एक साथ खुद को नहीं लेते हैं तो एक क्या होगा, एक वैकेंट स्ट्रिंग जनरेट होगा ना, तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पे। तीनों अगर एक साथ मतलब नहीं ले रहे हैं खुद को तो एक वैकेंट स्ट्रिंग जनरेट होगा, तो वही यहाँ पे कर रहे हैं वेक्टर स्ट्रिंग सी बनाएंगे एंड सी डॉट पुश बैक कर दिया खाली स्ट्रिंग को एंड रिटर्न कर देंगे सी। तो हमारा काम करना चाहिए ptrs एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, सारी चीज़ों को प्रिंट करूँगा फॉर ऑटो आई फिर मुझे यहाँ पे इन सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए एक और वेक्टर बनाना पड़ेगा स्ट्रिंग के सी आउट कर दीजिए आप आई को विद स्पेस। देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पे ए बी सी बी सी ए सी सी ए बी बी ए 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रिंट होना चाहिए था। एक्चुअली हम देखो कहाँ गलती किया, हमने एक वैकेंट स्ट्रिंग लिया था ना यहाँ पे। अगर तीनों एक दूसरे मतलब जितने भी लेटर, अगर तीनों लेटर जैसे एबीसी था हमारा, तीनों अगर मना कर दे कि भाई हम अपने आपको इंक्लूड नहीं करेंगे तो यहाँ पे खाली स्ट्रिंग आएगा। तो यहाँ पे ऐसे करना होगा हमें। अब देखो, अब 8 टोटल 8 लेटर प्रिंट हो गए, देख सकते हो यहाँ पे ए बी सी बी सी ए सी सी ए बी बी ए, और लास्ट में यहाँ पे प्रिंट हुआ है एक, यहाँ पे एक लास्ट में गैप हुआ होगा, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट हुआ है, खाली जगह प्रिंट हुआ है। तो टोटल 8 प्रिंट हो गया। 8वां कौन सा होगा, जो लास्ट वाला हो गया। अगर तीनों एक दूसरे को नहीं लेते हैं तो उस केस में हमारा प्रिंट होगा, एक खाली स्ट्रिंग प्रिंट होगा। तो इस प्रॉब्लम को हम देखते हैं, फिर से समझने की कोशिश करते हैं क्या था। देखो एक्सपेक्टेशन क्या था कि मेरे पास एबीसी का सबसीक्वेंस चाहिए था। सबसीक्वेंस समझ चुके होगी, सबसीक्वेंस क्या होता है, हर लेटर के पास एक ऑप्शन रहता है खुद को ले खुद को नहीं ले। हमने क्या किया, हमने फेथ बनाया कि अगर कोई मुझे बी एंड सी का रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग जो था, रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग का सबसीक्वेंस जनरेट करके ला देगा, तो मैं क्या करूँगा, उसमें जो पहला कैरेक्टर था उसको एक बार ऐड करूँगा, एक बार ऐड नहीं करूँगा, एंड मेरा सबसीक्वेंस जनरेट हो जाएगा टोटल। तो वही मैंने किया, यहाँ पे पहले कैरेक्टर को सी एच में ले लिया, उसके बाद रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग को यहाँ पे स्टोर करवाया आर ई एस में,
उसके बाद मैंने क्या किया, पीटीआर में रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग को पास कर दिया, उसको एक स्ट्रिंग वेक्टर स्ट्रिंग क्यू में मैंने ले लिया। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग आंसर बनाया जिसमें स्टोर किया सारी वैल्यू को, एंड यहाँ पे एक बार स्ट्रिंग आंसर डॉट पुश बैक कर दिया यहाँ पे विथ कैरेक्टर, एंड एक बार विदाउट कैरेक्टर। जो सी एच था, सी एच में जो पहला मेरा स्ट्रिंग का जो पहला लेटर था उसको मैंने स्टोर किया था, कैरेक्टर को। तो सिंपल था। अब इस चीज़ को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे इन सारी चीज़ों को, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो गाइज रिकर्सन का कुछ हमने क्लासिक प्रॉब्लम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, रिकर्सन कैसे काम करता है, बहुत सारे क्लासिक प्रॉब्लम डिस्कस किए और तुम्हें एक क्लियर आइडिया हो गया होगा कि कैसे चीज़ें काम करें, क्योंकि इन सारी चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। जब तक इन सारी चीज़ों को नहीं समझते तब तक रिकर्सन में आगे जो ट्रीज हैं, ग्राफ्स है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, इन सारी चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम होगी हमारे लिए, होती। एंड आई रिकमेंड करूँगा मैं कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करो, लीड कोड या जीएफजी की वेबसाइट से जो भी इजी प्रॉब्लम्स है, उसके बाद मीडियम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसके अलावा। तो अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आया है तो ऑब्वियसली अगर तुम पहले से सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को शेयर करो, लाइक करो कंटेंट को, और अगर तुम पहली बार हो तो ऑब्वियसली योर सपोर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज it's gonna be very difficult task for guys like me to survive in this competition without your support। तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है या अगर कहीं मैंने मिस किया है तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो रिकर्सन की यही कहानी थी, कैसे फंक्शन काम करता है। मैंने इंटरनल वर्किंग को बताने की कोशिश किया, ज़्यादा हम थियोरेटिकल भी नहीं गए, हम कैसे रिकर्सन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में स्किल्स होती है, कैसे जनरेट करेंगे, बेसिक से हमने स्टार्ट किया और बिगिनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो बस गाइस थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।